हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूजीसी नेट, सीटेट या यूपी टेट तक सीमित नहीं है। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये काफ़ी लंबी क्लास होने वाली है, लास्ट तक आप इसमें रहिएगा तो आपको गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स के बारे में पता चल जाएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप पिछले साल के जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, पिछले साल के पेपर्स उठा के देख लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से ज़रूर फंसता है। तो जो भी स्टूडेंट है अगर वो देख रहा है तो आज इस क्लास में उसका बम्पर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ फर्स्ट गवर्नमेंट स्कीम जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1987 में शुरुआत इसकी की गई। क्यों करी गई कि इंडिया में जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी जो बेसिक कंडीशन है उनमें सुधार किया जा सके। इसकी सिफारिशों थी 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लागू की गई और कहा गया कि कम से कम जो है ये न्यूनतम जो सुविधाएं हैं वो हर प्राथमिक विद्यालय को देनी चाहिए। अब ये न्यूनतम सुविधाएं क्या थी, चलिए हम इसको स्लाइड पे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत हर प्राथमिक स्कूल में कम से कम ये सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान किया गया, जिसके अंदर भवन व कमरे, कम से कम 2 बड़े और पक्के कमरे जो हर मौसम गर्मी, बारिश और सर्दी में उपयोग किए जा सकें। मतलब कम से कम हर स्कूल में मिनिमम 2 बिग रूम्स हों जिसमें बच्चे पढ़ सकें, गर्मी में, सर्दी में, जाड़ा, बरसात, हर मौसम को वो अच्छी तरह से उनकी जो शिक्षा है वो बाधित ना हो, अच्छी तरह से उनकी शिक्षा जो है सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए 2 बड़े कमरे होना आवश्यक था। उसके बाद शिक्षक और टीचर्स के बारे में क्या कहा गया, हर प्राथमिक स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक जिसमें से 50% महिला शिक्षक का होना अनिवार्य रखा गया ताकि लड़कियों का नामांकन बढ़ सके। शिक्षण अध्ययन सामग्री, ब्लैक बोर्ड, चौक और डस्टर, नक्शे, चार्ट, ग्लोब, गणित और विज्ञान की किट, बच्चों के लिए खिलौने, बॉल और जो लिटरेचर की जो पुस्तकें हैं वो उनको प्रोवाइड कराई गई। बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पेयजल और टॉयलेट्स की सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई। फिर इस योजना का विस्तार किया गया 1993 और 94 में। इस योजना का दायरा बढ़ाकर उच्च प्राथमिक विद्यालय, अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए भी लागू किया गया। जिन प्राथमिक स्कूलों में 100 से अधिक बच्चे थे वहां तीसरा कमरा और तीसरा शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रावधान जोड़ा गया। और सर्व शिक्षा अभियान में विलय इसका हुआ बाद में 2002 में, जब इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एकीकृत कर दिया गया था। ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। 1987 में इसकी शुरुआत हुई। ये आपके जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं किसी भी राज्य का, टेट, सीटेट, इनमें ये पूछा जाता है और जनरल क्वेश्चन है। अभी तो मैं इसमें आगे भी बताऊंगी गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है, तो वो और भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें आते हैं, कोई ना कोई योजना आती है। जैसे पीएम ई विद्या योजना क्या है, और ये 2020 में शुरू हुई थी। तो चलिए जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अब हमने 1987 से स्टार्टिंग की है तो हम धीरे धीरे आएंगे। 1995 में मिड डे मील की स्टार्टिंग हुई थी। अब हम मिड डे मील के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और हम जो है सारी योजनाओं के बारे में देखेंगे। मिड डे मील की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी। रिसेंटली मिड डे मील का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इसका नाम चेंज हुआ है 2021 में। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ओके, तो चलिए इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि मिड डे मील क्यों स्टार्ट हुआ, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्लाइड इज़ कमिंग ऑन योर स्क्रीन, उसमें आप रीड करिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। जब हम लोग स्लाइड के फॉर्म से पढ़ते हैं ना, तो जब लिखा हुआ आप पढ़ते हो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आता है।
नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, इसका प्रमुख उद्देश्य था सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के नामांकन और नियमित उपस्थिति को बढ़ाना, यानी कि एनरोलमेंट बढ़ाना और डेली कमिंग को बढ़ाना। ड्रॉप आउट दर को घटाना, बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने से रोकना, क्योंकि बच्चे क्या करते थे उस टाइम पे पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे, इसलिए मिड डे मील की योजना शुरू की गई थी 1995 में, ताकि उनको अपने ही स्कूल में उचित पोषित आहार मिल सके। जब आहार मिलेगा तो उसके लिए वो स्कूल आएंगे और उनकी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चलती रहेगी। ये प्रमुख उद्देश्य था। कुपोषण को दूर करना, गरीब और वांछित जो वर्ग होते हैं उसमें बच्चों में जो कुपोषण का जो स्तर था उसमें सुधार करना, और जिससे कि बच्चों को प्रॉपर जो है डाइट प्रोवाइड की जा सके। सामाजिक समानता, अलग अलग जातियों और वर्गों के बच्चों को एक साथ बैठाकर भोजन कराने से सामाजिक भेदभाव और असमानता को कम करना। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। ये किसमें कहा गया था? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शुरुआत किया गया सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का ऐतिहासिक कदम था। इसमें हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, 6 से 14 साल के हर बच्चे को राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा दी जाने का प्रावधान किया गया। सार्वभौमिक नामांकन, मतलब सार्वभौमिक नामांकन से आपको क्या मतलब है? 6 से 14 साल के हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना, ड्रॉप आउट दर को शून्य करना, बच्चों को प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई पूरी करने तक स्कूल में रोके रखना। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले ड्रॉप आउट दर बहुत थी, बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते थे, स्पेशली जो एक रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के, उनमें ड्रॉप आउट दर बहुत ज़्यादा थी। जैसे कक्षा 4 तक पढ़े, फिर स्कूल छोड़ दिया, माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, पेरेंट्स ने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, तो ये उस ज़माने की बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। वो आज का 2026 नहीं था कि बच्चों को बिल्कुल कीन होते हैं एजुकेशन के लिए, वो टाइम ऐसा नहीं था, 2001 का टाइम था। तो ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए ये फैसला लाया गया, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, क्योंकि फ्री होगी, कंपलसरी होगी, जब फीस नहीं देनी होगी, फ्री होगा तो सब बच्चे आसानी से उसमें इनरोल हो जाएंगे। और ड्रॉप आउट दर को कम करना था कि बच्चों को आखिर तक स्कूल में रोक के रखना ताकि उनकी शिक्षा पूरी हो सके। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, केवल नामांकन ही नहीं, बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जिनकी शिक्षा में लर्निंग आउटकम अच्छे, उनकी शिक्षा में सुधार हो सके। और सामाजिक विषमता को दूर करना, यानी कि जो ये जेंडर इनइक्वालिटी होती है, और हर वर्ग के लोगों को एक साथ शिक्षा देना जिससे कि इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा मिले और सामाजिक समानता आए। ये इसके की फीचर्स थे, सर्व शिक्षा अभियान के ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इसके आगे के हम और की फीचर्स देखेंगे, स्लाइड आपके सामने आ रही है, देखिए आप लोग भी इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना, नए कमरे बनवाना, पीने के पानी और खासकर लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था करना। शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग को बढ़ावा देना, नए शिक्षकों की भर्ती करना और मौजूदा शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग देना, जैसे कि वो अपनी सर्विस में रहते हुए उनको न्यू ट्रेनिंग देना जिससे कि वो अपने समय के हिसाब से कोप अप कर सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा सके। आज भी तो यूपी टेट होता है, मध्य प्रदेश का टेट होता है, राजस्थान का टेट होता है, साउथ इंडियन स्टेट्स में टेट होता है, हर स्टेट का अपना टेट होता है, वो यूपी टेट है। इस टाइप के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि जो शिक्षक की जो शिक्षा है उसमें उनका जो है आउटकम और अच्छा हो सके, उनकी जो ट्रेनिंग है उसमें और अच्छा इन्हांसमेंट हो सके, जिससे वो बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करा सकें, इसलिए तो टेट का एग्ज़ाम होता है। फिर मुफ्त पाठ्य पुस्तकों और यूनिफॉर्म का वितरण, SC ST और लड़कियों के लिए मुफ्त किताबें और स्कूल ड्रेस को प्रदान करने का
भी इसमें उद्देश्य रखा गया था। सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्कूलों के संचालन और देखरेख के लिए ग्राम शिक्षा समितियों BEC और स्कूल प्रबंधन समितियों SMC का गठन करना। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ग्राम शिक्षा समितियों BEC और स्कूल प्रबंधन समितियों SMC का गठन करना भी इसके की फीचर्स में था। वर्तमान स्थिति इसकी क्या है? वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को एक एकीकृत दृष्टिकोण देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिलाकर एक नई एकीकृत योजना बनाई है, जिसे अब समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट कैसे बनता है? 2018 में आया है समग्र शिक्षा अभियान। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को जोड़ के समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है। तो ये आजकल पूछा जाता है ना कि 2018 में क्या आया समग्र शिक्षा अभियान, 2001 में क्या आया सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील कब शुरू हुआ था, 1995 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था, 1987 में। तो अब हम जानेंगे PM ई-विद्या के बारे में। ये मई 2020 में शुरू की गई थी। ये शिक्षा को डिजिटलाइज करने की प्रमुख पहल है। चलिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। ये कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई थी। जब स्कूल कॉलेजेस बंद थे और बच्चों की शिक्षा में ना रुकावट आए, तो शिक्षा का डिजिटलाइजेशन हो गया था। उसी के तहत ये योजना लॉन्च की गई थी मई 2020 में। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं मल्टी मोड एक्सेस, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, पॉडकास्ट जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाना, डिजिटल विभाजन को कम करना। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, उन्हें टीवी, DTH और रेडियो के माध्यम से शिक्षा से जोड़ना। एक देश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, देश भर के छात्रों और शिक्षकों के लिए एक एकीकृत डिजिटल शैक्षिक मंच उपलब्ध कराना। इसके की कंपोनेंट्स हैं। PM ई-विद्या योजना के तहत कुछ मुख्य तथ्य इस प्रकार से होते हैं। दीक्षा, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीक्षा का नाम सुना है, ये वही है, उसी के बारे में है। ये देश का प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां कक्षा 1 से 12 तक के सभी राज्यों और बोर्ड्स, CBSE, NCERT का कंटेंट, QR कोड वाली पाठ्य पुस्तकें और डिजिटल कोर्स उपलब्ध हैं। स्वयं प्रभा, इसके बारे में मैं शॉर्ट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स, 1 क्लास 1 चैनल, कक्षा 1 से 12 तक के लिए समर्पित 12 DTH टीवी चैनल शुरू किए गए हैं। हर कक्षा के लिए एक चैनल है। बाद में बजट में इन टीवी चैनलों की संख्या बढ़ाकर 200 चैनल करने की घोषणा की गई थी, ताकि क्षेत्रीय भाषाओं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी इनकी पढ़ाई की जा सके। रेडियो पॉडकास्ट, जो रेडियो के तहत पॉडकास्ट होते हैं, जैसे दृष्टिहीन, विजुअली इम्पेयर्ड और इंटरनेट सुविधा से वंचित बच्चों के लिए ऑल इंडिया रेडियो, AIR और शिक्षावाणी पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियो कंटेंट प्रोवाइड कराना। दिव्यांगजनों के लिए विशेष सामग्री, कंटेंट फॉर CWNS। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज में अध्ययन सामग्री और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत ऑडियो विजुअल कंटेंट। मनोदर्पण, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक कल्याण के लिए हेल्पलाइन व परामर्श सेवा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो PM ई-विद्या भारत के शिक्षा क्षेत्र का एक ऐसा डिजिटल अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जो ऑनलाइन, एयर और प्रिंट तीनों माध्यमों को जोड़कर ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, और ये भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है।